नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे फणीश्वरनाथ रेणु की मानवीय संवेदना को प्रस्तुत करती कहानी संवदिया। आप देख रहे हैं अपना चैनल ज्ञान का प्रकाश सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की हिंदी ऐच्छिक की पाठ्य पुस्तक अंतरा, जिसके गद्यखंड का पाठ 4 है। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी संवदिया। तो देखते हैं आज का पाठ, इसका सारांश और इस पाठ का परिचय। सबसे पहले हम पाठ का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। संवदिया कहानी में मानवीय संवेदना की गहरी व विशेष पहचान प्रस्तुत हुई है। बेसहारा और सहनशील नारी मन के कोमल भावों को, उसके दुख और करुणा की पीड़ा को, उसकी यातनाओं को रेणु जी ने आत्मा के शिल्पी की भांति बड़े सूक्ष्म रूप से प्रस्तुत किया है। हरगोविंद संवदिया, हरगोविंद गांव में तद्भव रूप में बोलते हैं, हरगोविंद नाम रहा होगा तो बोलने में उसको हरगोविंद लोग बोल देते हैं। हरगोविंद संवदिया वास्तव में स्वयं रेणु जी ही हैं। उन्होंने अपने अंचल के दुखी, विपन्न और बेसहारा बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लोगों के सामने उपस्थित किया है। इसमें उन्होंने पूरी सहानुभूति दिखाई है। प्रस्तुत कहानी में लोक भाषा का प्रयोग झरने की तरह गतिमान लगता है। उसकी गति, लय, प्रवाह, संवाद और संगीत पढ़ने वालों के रोम रोम में रोमांच उत्पन्न करते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो आंचल शब्द है वो गलत लिखा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अंचल शब्द है, अंचल माने विशेष स्थान। तो यहाँ संवदिया है ऐसा व्यक्ति जो कि किसी गांव के लोग या किसी भी व्यक्ति के संवाद को उसके रिश्तेदारों, दूसरे स्थान पर जहां भी वे पहुंचाना चाहते हैं, वह संवाद सुनकर जाता है और उस जगह पे जाकर वह संवाद कह देता है। पुराने समय में ऐसा चलता था, उस समय डाक व्यवस्था नहीं थी। आज हम चिट्ठी, पत्र, फोन से मैसेज भेज देते हैं, लेकिन पुराने समय में ऐसा एक व्यक्ति होता था हर गांव में जो कि संवादों को या बात को लेके दूसरे गांव, दूसरे रिश्तेदारों के पास जाता था। उसी के विषय में हम पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं पाठ का सारांश। विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हम इस पाठ के सारांश को विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखते हैं, पहला बिंदु है हवेली से हरगोविंद का बुलावा आना। गांव में एक पुराने जमींदार की एक बड़ी हवेली थी, जो अब नाम मात्र की बड़ी हवेली रह गई थी। वहां से हरगोविंद संवदिया को बुलावा आता है। उसे इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है कि आज तो गांव गांव में डाकघर है, फिर उन्हें संवदिया की आवश्यकता कैसे आन पड़ी। हरगोविंद फिर भी बड़ी हवेली की ओर बढ़ जाता है। जमींदार के 3 भाई थे। बड़े भाई की मृत्यु के बाद तीनों भाई बंटवारा करके शहर को चले गए और गांव की पुरानी बड़ी हवेली में रह गई केवल बड़ी बहू, जो विपरीत परिस्थितियों में भी आज भी वहां पर डटी हुई है। संवदिया का हवेली पहुंचना। वहां पहुंचकर संवदिया बड़ी बहू के पांव छूता है। हरगोविंद वातावरण को सूंघकर संवाद का अंदाजा लगा लेता था। उसे संदेह हो गया था कि निश्चय ही कोई गुप्त समाचार लेकर जाना होगा। वहां गांव की मोदियाइन बड़ी बहू के पास आकर अपना उधार मांग रही थी। इस पर हरगोविंद चुप न रह सका और बोला, मोदियाइन, बाकी बकाया वसूलने का काबुली कायदा तो आपने खूब सीखा है। इस पर मोदियाइन हरगोविंद को खूब डांटती है। अगला बिंदु है काबुली वाले का प्रसंग। 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा उधार कपड़े बेचने के लिए गांव में आया और मोदियाइन के घर के बाहर के बरामदे में अपनी दुकान लगाकर बैठने लगा। कपड़े देते समय वह बड़ा ही मीठा बोलता और वसूलने के समय जो जुल्म से 1 का 2 वसूलता। एक बार उधार लेने वाले जब परेशान हो गए तो लोगों ने परेशान होकर उसकी खूब पिटाई कर दी। फिर वे कभी लौट कर गांव में नहीं आया, जिसका उदाहरण हरगोविंद मोदियाइन को दे रहा है। बड़ी बहू का संवाद। बड़ी बहू हरगोविंद से अपने मायके में संवाद ले जाने को कहती है। संवाद सुनाते समय बड़ी बहू बहुत दुखी थी। इतने बड़े खानदान की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह उसने दुखी देखा था। हरगोविंद ने वह संवाद कहती है कि माँ से कहना कि मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी।
बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब मेरी गुजर नहीं हो सकती। यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो किसी दिन गले में घड़ा बांधकर मैं पोखर में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर वे कब तक जिए, किस लिए और किसके लिए? हरगोविंद सुनकर दुखी होता है। वह बड़ी बहू के देवर देवरानियों व बच्चों को कोसने लगता है। हरगोविंद का संवाद लेकर जाना। हरगोविंद 10 बजे की गाड़ी से बड़ी बहू के मायके बिहमपुर के लिए रवाना होता है। ऐसा संवाद वे पहली बार ले जा रहा था। बड़ी बहू का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा था। वह उनके संवाद को मन ही मन दोहरा रहा था, लेकिन वह यह भी सोच रहा था कि इस दुख से भरे संवाद को सुनाते समय अपने हृदय पर कैसे वह नियंत्रण कर पाएगा। वह सोचता है कि बड़ी बहू संवाद कहते समय जहां जहां रोई थी वे भी वहां वहां रोएगा। हर गोविंद का बिहमपुर पहुंचना। संवदिया बिहमपुर स्टेशन पर पहुंचता है। उसका मन भारी है। उसके पांव गांव की तरफ नहीं बढ़ते। वह सोचता है कि इसी रास्ते से बड़ी बहू हमारे गांव को छोड़कर यहाँ लौट आएगी। उसका मन यह एहसास करके दुखी था कि गांव की लक्ष्मी गांव को छोड़कर चली जाएगी तो इस गांव का क्या होगा। उसके मन में यह द्वंद्व बराबर चलता रहता है कि वह बड़ी बहू के संदेश को उनके मायके वालों के सामने प्रस्तुत करे या नहीं। हरगोविंद बड़ी बहू के घर। हरगोविंद बड़ी बहू के घर पहुंचता है। सभी उससे कुशलता का समाचार पूछते हैं। इस पर हरगोविंद सभी को सब कुछ ठीक होने की बात कहता है, परंतु माँ का दिल दुखी था कि हरगोविंद आया है तो जरूर कोई संदेश लेकर आया होगा। वह कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा हाल चाल लेता चलूं। बड़ी बहू की माँ बेटी की चर्चा हरगोविंद से करती है। वे कहती हैं कि हम तो उसे यहाँ ले आना चाहते हैं क्योंकि वह अब गांव में अकेली रह गई है। उसके देवर बच्चे आदि सभी शहर चले गए हैं। इस पर हरगोविंद उत्तर देता है कि बड़ी बहू बिल्कुल ठीक है। उनके देवर उन्हें ले जाने की बात कहते हैं पर वे जाती नहीं। वे हमारे गांव की लक्ष्मी है। हरगोविंद के मन का तर्क वितर्क। हरगोविंद को जलपान कराया जाता है। भोजन में दाल भात 3 तरह की सब्जी घी पापड़ अचार आदि होता है। हरगोविंद का गला यह सोचकर भर आता है कि बड़ी बहू तो बथुआ साग खाकर जीवन यापन कर रही है और वह यहाँ स्वादिष्ट भोजन खाने बैठा है। उससे वह भोजन खाया नहीं जाता। उसे बार बार बड़ी बहू द्वारा भेजे गए संदेश की याद आती है। उसका मन तर्क और वितर्क के झूले में झूलता रहता है कि संदेश कहे या न कहे। अंत में वे संदेश न कहने का निर्णय ले लेता है। जब वे वहां से वापस लौटने लगता है तो बड़ी बहू की माँ उन्हें देने के लिए यानी बड़ी बहू को देने के लिए उसके साथ बासमती चावल के चिवड़े, जो कि चावल को दबाकर बनाया गया एक खाद्य पदार्थ होता है उस तरह का, जिसको दूध में डाल खाते हैं, जैसे आजकल हम ओट्स खाते हैं, मूसली खाते हैं, उसी तरह की चीज है ये, को बांध कर रख देती है। हरगोविंद का गांव वापस आना। संदेश दिए बिना हरगोविंद गांव लौट रहा है। बड़ी बहू के भाई द्वारा पैसे की बात पूछने पर कि उसके पास लौट के जाने के लिए पैसे हैं कि नहीं, वे उन्हें कुछ नहीं बताता। उसके पास किराए के पूरे पैसे ना थे तो वे विचार करता है कि वह आधा रास्ता गाड़ी से और आधा रास्ता पैदल तय करेगा। पैदल चलते चलते आधा रास्ता वह गाड़ी से तय कर लेता है और स्टेशन से उतरकर वह आगे का रास्ता पैदल पैदल चलने लगता है। जब वह आगे चलता है तो उसे कुछ थकान महसूस होती है। जब वह आगे लगभग 15 कोस निकल आता है तो उसे लगता है कि वह रास्ता भूल गया है। उसे यह मालूम ना होता है कि वह कहाँ है। वह बेहोश हो जाता है। काफी देर बाद जब वह अपने आसपास हाथ से टटोल कर देखता है तो वह एक अच्छे सुंदर बिछावन पर लेटा हुआ अपने आप को पाता है। उसके सामने बड़ी बहू बैठी है। वह कहती है, हरगोविंद अब जी कैसा है? हरगोविंद बड़ी बहू के पांव पकड़ लेता है और कहता है कि बड़ी बहू मुझे माफ कर दो। मैं आपका संवाद नहीं कह सका। आप गांव छोड़कर मत जाओ। मैं आपको कोई कष्ट ना होने दूंगा। मैं आज से आपका बेटा हूँ और आप मेरी माँ। मैं अब खाली ना रहूंगा। कोई ना कोई काम जरूर करूंगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर तो नहीं जाओगी? बड़ी बहू गर्म दूध में एक मुट्ठी भर बासमती चावल का चिवड़ा डालकर लाती है। वह भी संवाद भेजने के बाद से ही अपनी गलती पर पछता रही थी और हरगोविंद
ने संदेश न पहुंचाकर उसके लिए अच्छा ही किया। तो यह था पाठ आज हमारा संबदिया। देखते हैं क्या है इसमें विशेष। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। भावों की विशेष प्रस्तुति की गई है। आंचलिक शब्दों का प्रयोग देखने लायक है। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। विषय के अनुरूप भाषा का चयन किया गया है। जीवन के सत्य को उद्घाटित किया गया है। आप देख रहे थे अपना चैनल ज्ञान का प्रकाश सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यह आपका चैनल है। कोई भी अच्छी या बुरी बात जो भी आपको हमारे वीडियोस में लगती है हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम अपने वीडियोस को और अच्छा बना सकें। आपने हमारा यह वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।